दोस्तों नमस्कार, आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन, बीपीएससी बिहार एसआई बीएसएससी सेलेक्टेड। मित्रों, आपकी बेहतर तैयारी के लिए मंजिल सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस मंजिल सीरीज में बिहार के जितने भी वनडे एग्जाम हुए हैं, जैसे कि बिहार एसएससी है, बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है, बीपीएससी टीआरई है, तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग टॉपिक वाइज एनालिसिस करवाते हैं। और इस सीरीज में अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कर रहे हैं। इसके माध्यम से आपको एग्जाम के ट्रेंड का पता चलता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए हैं, कैसा क्वेश्चन आ सकता है, उससे जुड़ा हुआ क्या क्या और प्रश्न बन सकता है। तो इनसे क्या होता है कि आप अगर पढ़ते हैं किसी भी किताब को, किसी भी स्टडी मटेरियल को, तो आपको पढ़ने का सही डायरेक्शन पता चलता है। और साथ ही अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है वो एग्जाम में जो है वो क्रैक करने के नजदीक हैं। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग जो है इसको लास्ट तक देखिए, इसका नोट्स बनाइए, पढ़िए और अपने आप को आजमाइए कि क्या आप सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इस सीरीज के तीसरे क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, यानी ब्रिटिश काल में जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी और इससे भारतीय जो है किस तरह से प्रभावित थे। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो आइए बिना किसी लाग लपेट के शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था। तो दोस्तों देखिए, अंग्रेज ने जो है भारत में 3 तरह की भू राजस्व व्यवस्था अपनाई थी। भू राजस्व व्यवस्था कितने प्रकार की थी? 3 तरह की थी। एक का नाम है दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा का नाम है दोस्तों वो है आपको रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और तीसरा का दोस्तों नाम है वो है आपको महलवारी बंदोबस्त। महलवारी बंदोबस्त, ठीक है। ये 3 तरह की भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई थी। तीनों में कुछ कुछ बेसिक डिफरेंस आप लोग समझ लीजिए। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त है दोस्तों, वो 1790 में सर्वप्रथम शुरू किया था, जॉन सोर के द्वारा शुरू किया गया था। और 1793 में इसको जो है वो कॉर्नवालिस, जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इसको अपनाया था। वहीं अगर रैयतवाड़ी की बात करते हैं तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त को जो है वो आपको कर्नल रीड ने सर्वप्रथम 1792 में बारामहल जिला, बारामहल तमिलनाडु, शॉर्टकट में टीएन लिख दिए हैं, तमिलनाडु में लागू किया था। और फिर आगे चल के जो दोस्तों टॉमस मुनरो ने इसको कहाँ लागू किया था? तो मद्रास में 1820 में लागू किया था। वहीं महलवारी बंदोबस्त का जो जनक जो है दोस्तों वो हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। 1819 में ये लागू किया गया था। और इसमें जो सुधार है दोस्तों वो आपको मार्टिन बर्ड, इसमें सुधार दोस्तों मार्टिन वर्ड व थॉमसन ने किया था। ठीक है दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त में क्या होता था कि जो टैक्स जो लिया जाता था वो सीधे सीधे किससे लिया जाता था? जमींदार से लिया जाता था। मतलब एक तरह से किसान से डायरेक्ट नहीं लिया जाता था, जमींदार से लिया जाता था। रैयतवाड़ी में जो है सीधा सीधा आपको किसान से लिया जाता था, मतलब इसमें बिचौलिया नहीं था। और महलवाड़ी में जो है ना गांव के मुखिया से लिया जाता था, यानी कि ग्राम प्रधान से लिया जाता था। तो ये तीनों का कर भूमि का जो है टैक्स वसूलने का सिस्टम आप समझ गए होंगे। अस्थाई में सीधा सीधा जमींदार से लिया जाता था, रैयतवाड़ी में किसान से लिया जाता था, बीच में बिचौलिया नहीं था। और महलवाड़ी में ग्राम प्रधान से, पूरे महल का मतलब होता है गांव का प्रधान, गांव पूरा, तो उससे लिया जाता था। अस्थाई बंदोबस्त है दोस्तों वो उत्तरी भारत में लागू था, बिहार में, बंगाल में और उड़ीसा में। बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू था। ये आपको जो है ये आपको दक्षिणी भारत में लागू था। दक्षिणी भारत में कहाँ का लागू था दोस्तों? दक्षिण में मद्रास में, बम्बई। और इसके अलावा दोस्तों ये पूर्वी बंगाल जो उस समय हुआ करता था, आज का जो बांग्लादेश है, असम है, तो वहां पर ये लागू होता था। और महलवाड़ी जो बंदोबस्त है दोस्तों वो मध्य भाग जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, इस क्षेत्रों में ये लागू किया जाता था। अगर हम बात करते हैं अस्थाई बंदोबस्त दोस्तों, वो
19% एरिया ऑफ द इंडिया में लागू था, मतलब 19% क्षेत्रफल में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 51% क्षेत्रफल में लागू था। बचे हुए 30% जो क्षेत्रफल था उसमें आपको महलवाड़ी बंदोबस्त लागू था। तो आपको ये तीनों का तीनों जो भू राजस्व व्यवस्था है उसके बारे में जो है वो समझ में आ गया होगा। आगे चल के इससे ढेर सारा प्रश्न बनने वाला है, इसलिए मैंने इसको पहले ही आपको क्लियर कर दिया। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था, तो आप देखिए थॉमस मुनरो आपको ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी हम यहाँ पर बताए भी है कि कर्नल रीड ने सर्वप्रथम तमिलनाडु में लागू किया था और थॉमस मुनरो ने जब ये मद्रास के गवर्नर बने तो 1820 में ये लागू किए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि R.M. वर्ड मतलब मार्टिन बर्ट और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। अभी देखिए हम पिछले ही स्लाइड में आपको बताए हैं, यहाँ पर देखिए कि मार्टिन वर्ड और थॉमसन ने जो है वो आपको महलवाड़ी बंदोबस्त में जो है वो सुधार किया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको बी महलवाड़ी बंदोबस्त हो जाएगा। महलवाड़ी जो है महाल शब्द से बना, महाल का मतलब होता है पूरा गांव, तो पूरे गांव से जो है टैक्स वसूला जाता था, ठीक है। और यह जो है हॉल्ट मैकेंजी ने इसको शुरू किया था। कौन शुरू किया था, आपको हॉल्ट मैकेंजी ने इसको स्टार्ट किया था। और यह कहाँ कहाँ लागू था, तो मध्य भाग में, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रांत है, पंजाब है, वहां पर यह लागू था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 1600 में इसकी स्थापना हुई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया है बीच में, बीएसएससी जो है सेकेंड सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले है। आप लोग जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी ने एक पुस्तक भी लिखा है, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनके भी गुरु का नाम है एमजी रानाडे। इनके गुरु का क्या नाम है, इनके गुरु का नाम है एमजी रानाडे, और ये खुद जो है गांधी जी के गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो है नरमपंथी यानी नरम दल से संबंधित थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो 1896 में जो है ना बेलवी आयोग के समक्ष जो है ना गवाह दिए हैं। 1899 में ये बंबई से निर्वाचित हुए थे। 1902 में जो है ना वो आपको इंपीरियल विधानसभा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है मेंबर बने, और ये जो है गांधी जी के गुरु थे। गांधी जी के जो है वो राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वो इन्होंने जो किया था वो 1905 में किया था। कब किया था, 1905 में किया था। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़ा हुआ जो है बहुत सारा फैक्ट है। क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो हम आपको बता दिए कि हाँ इनसे जुड़ा हुआ इतना फैक्ट आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था। देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई ना तो यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, न कि यहाँ कब्जा करने के उद्देश्य से। इसमें देखिए व्यापार वाला कहाँ है, तो देखिए सी नंबर ऑप्शन में है, भूभाग नहीं व्यापार। मतलब उस समय ये उद्देश्य नहीं था कि यहाँ पर कब्जा करना है, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति थी, राजा महाराजा आपस में लड़ते थे, यहाँ पर जो है व्यापार का बहुत अच्छा अवसर था, तो वो सब देखते हुए जो है बाद में जो है उन्होंने अपना व्यापारिक नीति को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर को हटा लिया गया। अब देखिए एक जो है अंग्रेज ने एक जो है ना अपना एक नीति बनाया, इसको बोलते हैं इंपीरियल प्रेफरेंस नीति। अब इसमें ये शब्दावली आप लोग को बहुत लोग को नया लग रहा होगा, लेकिन ये सब जानना बेहद जरूरी है। इंपीरियल में क्या हुआ, इंपीरियल जो है इंपीरियल प्रेफरेंस नीति में पहले जो अंग्रेज आए थे तो उनका उद्देश्य कुछ और था। धीरे धीरे उनका उद्देश्य जो है व्यापार करना, फिर धन का बहिर्गमन करना, इस तरह का उद्देश्य उनका बदलने लगा। तो इंपीरियल प्रेफरेंस नीति का मतलब जो होता है कि अंग्रेजी जो सामान जो आयात होता था भारत में उस पर से शुल्क हटा लेना, ठीक है। अंग्रेजी सामान पर से आयात शुल्क हटाना, ये उसका उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य के तहत क्योंकि भारत में जो भी सामान आता था अगर उस पर आयात शुल्क हटा लिया जाए तो अंग्रेजी सामान सस्ते में आ जाता था
और यहाँ पर वो महंगे में बेचते थे, इससे उनको ज्यादा मुनाफा होता था। इसलिए 1881 में जो है दोस्तों, वो सूती वस्त्र पर से जो है उन्होंने जो है अपना शुल्क, आयात शुल्क को हटा लिया, और उस नीति का नाम था इंपीरियल प्रेफरेंस की नीति। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 1793 में किस वायसराय ने बंगाल की जो है वो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो मैं इसको बता चुका हूं कि कर्नवालिस का पीरियड दोस्तों 1786 से लेकर 1793 तक रहता है, और इसी 1793 में इन्होंने जो है वो लागू किया था अस्थायी बंदोबस्त। और अस्थायी बंदोबस्त के जनक दोस्तों माना जाता है जॉन शोर को। जॉन शोर ने जो है वो 1790 में जो है 10 वर्षीय व्यवस्था लाई, और इसी 10 वर्षीय व्यवस्था के दौरान जो है 1793 में जो है इस नीति को बदल के जो अस्थायी बंदोबस्त कर दिया कर्नवालिस ने, और कर्नवालिस जो है वो इसको लागू करने में सफल रहे, और इसे 1793 में लागू किया गया। अब अगला क्वेश्चन है कि हॉल्ट मैकेंजी भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी व्यवस्था को लागू किया है? तो दोस्तों मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही बता दिया था कि हॉल्ट मैकेंजी जो है वो महलबारी बंदोबस्त को लागू करने में सफल रहे थे। 1819 में जो है हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया था। मार्टिन बर्ड, एम वर्ड और थॉमसन जो है इसमें सुधार किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जो लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया था? इसका आंसर है रेल मार्ग। आप लोग जानते हैं कि 1853 में जो है भारत में जो है अंग्रेजों ने रेल मार्ग का जो है वो मतलब रेल मार्ग को जो है संचालन शुरू किया था, और वो दिन आपको याद होगा कि 16 अप्रैल 1853 तो भारत में सर्वप्रथम जो है वो बम्बई से थाने तक जो है रेल चलाया गया था। और इसकी दूरी कितनी थी दोस्तों? इसकी दूरी थी 34 किलोमीटर। और इस समय जिस समय ये रेल चला उसमें भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी जो है वो भारत के वायसराय थे। इसलिए 16 अप्रैल को जो है रेलवे अपना स्थापना दिवस जो है वो मनाता है। तो ये चीजें हैं, इसलिए रेल मार्ग के माध्यम से शुरू में तो इसमें दूरी कम हुआ, बाद में जो है व्यापार का प्रमुख स्रोत बन गया। ठीक है। बाद में जो है कहा भी गया कि जो भारत का जो रेल है वो भारत के भीतर से जितने भी संसाधन है उसको जो है वो बंदरगाहों पर उड़ेल देता था, और वो बंदरगाह से जो जहाज है वो भारत से उसे सीधे सीधे लंदन पहुंचा देते। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डैश में शुरू की गई नई राजस्व प्रणाली को रैयतवारी बंदोबस्त के नाम से। रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ शुरू हुआ? दक्षिण भारत में, बम्बई में, डेक्कन में, कुर्ग में, उसके बाद आपको थोड़ा सा असम में, ये सब क्षेत्रों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बम्बई मद्रास वाला जो है ये ऑप्शन नंबर जो है आपको बी नंबर जो है आपका राइट आंसर, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, बॉम्बे और डेक्कन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य थे? दादा भाई नौरोजी का नाम जो है, जब भी अर्थव्यवस्था भारत में ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था आएगी तो निश्चित रूप से दादा भाई नौरोजी का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने न केवल जो है वो अपने विचारों से बल्कि अपने सिद्धांतों से भी जो है वो तत्कालीन जो ब्रिटिश जो आर्थिक नीति थी उसको जो है ना उजागर किया था। तो सबसे पहले देखिए दादा भाई नौरोजी ने अपना एक पुस्तक लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है। इसमें उन्होंने जो है इस पुस्तक में 1867-68 के आसपास लिखी गई थी। इन्होंने धन का बहिर्गमन सिद्धांत जो है वो पहली बार दिया था। ठीक है। इसी पुस्तक में जो धन का बहिर्गमन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने पहली बार दिया था। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने जो है इसी पुस्तक में सर्वप्रथम जो है गरीबी का भी क्या किया था? अनुमान लगाया था। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि गरीबी का अनुमान लगाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने सिर्फ इतना ही पुस्तक नहीं लिखा, तीन चार और पुस्तक लिखे, जैसे ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, उसके बाद लिखा है वांट एंड मीन्स ऑफ इंडिया। ठीक है। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ये भी जो है इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। दादा भाई नौरोजी ने जो है वो राष्ट्र गफ्तौर 1843 में एक पत्रिका था
राष्ट्रगफ्तोर, उस पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया है। 1851 में इन्होंने जो रहनुमाई माजदयान सभा, रहनुमाई, ठीक है, रहनुमाई माजदायन सभा, माजदायन सभा, इसकी स्थापना की है। इसके अलावा जो है रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना की। इसके अलावा जो है इन्होंने जो है 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये सब की स्थापना करते हैं। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर इन्होंने जो है वो फिंसवरी से चुनाव जीता था। यही क्वेश्चन यहाँ पर है। 1843 में क्या इन्होंने स्थापना किया था? तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किया है। उसके बाद 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी, लंदन इंडिया सोसाइटी, और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। और 1892 में ये जो है एक जगह था फिंसबरी, फिंसबरी से इनको चुनाव का टिकट दिया गया था। किस पार्टी ने दिया था? तो उस पार्टी का नाम था लिबरल पार्टी। क्या नाम था दोस्तों? लिबरल पार्टी। तो लिबरल पार्टी के टिकट पर जो है ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे, मतलब वहां की संसद सदस्य का इन्हें सदस्य बनाया गया। तो ये दादा भाई नौरोजी से जुड़ा हुआ जो है फैक्ट है। दादा भाई नौरोजी को जो है बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है दादा भाई नौरोजी से जुड़ा हुआ इतना फैक्ट आपको याद रखना है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867, धन का बहिर्गमन सिद्धांत, गरीबी का अनुमान जो है सर्वप्रथम इसी पुस्तक में लगाया था, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। उसके बाद वांट एंड मीन्स ऑफ इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, 1847 में राष्ट्रगफ्तोर पत्रिका, 1851 में रहनुमाई माजदायन सभा, 1847 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, 1865 में जो है लंदन इंडिया सोसाइटी, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1892 में फिंसबरी से जो है लिबरल पार्टी पर के टिकट पर इन्होंने जो है चुनाव जो जीता था और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। उसके बाद स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने न केवल गरीबी की अवधारणा को प्रस्तुत किया बल्कि भारत से जो धन जो अंग्रेज निचोड़ कर ले जाते थे उस पर भी सर्वप्रथम चर्चा किया था। एक और अंग्रेज भारत में आए ना, तो उन्होंने जो है वो भारत में जो धन को निष्कासन का सिद्धांत शुरू किया या धन को निष्कासित करना शुरू किया, उसको भी स्टेप बाय जो है बांट कर हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला जो चरण था उसको हम बोलते हैं वाणिज्यिक चरण। ठीक है, सबसे पहले चरण को हम लोग क्या बोलते हैं? वाणिज्यिक पूंजीवाद, फिर औद्योगिक पूंजीवाद, और फिर लास्ट में जो है दोस्तों पूंजीवादी चरण, फिर जो है वित्तीय पूंजीवादी चरण बोला जाता है। तो वाणिज्यिक वाला जो है जब प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757, उसके बाद से ही अंग्रेज जो है भारत में सक्रिय हो गए थे और भारत से जो है धन निष्कासन स्टार्ट कर दिया। 1757 से 1813 के पीरियड को हम लोग बोलते हैं वाणिज्यिक चरण, और फिर जो है 1813 से लेकर 1858 तक के पीरियड को हम लोग बोलते हैं औद्योगिक चरण, और 1858 से लेकर 1947 तक के चरण को हम लोग बोलते हैं वित्तीय पूंजीवादी चरण। ठीक है, इसकी विशेषता यही है दोस्तों कि वाणिज्यिक चरण में जो है ना वो जो जोर देते थे कि यहाँ से ज्यादा से ज्यादा धन ले जाए, मतलब टैक्स ले जाए, मतलब कर, निश्चित लगान, निश्चित राशि ये सब के माध्यम से जो है वो ले जाने पर वो जोर देते। लेकिन औद्योगिक चरण में क्या किए? औद्योगिक चरण में इनका शिफ्टिंग हो गया कच्चा माल की तरफ इनका शिफ्टिंग हो गया। व्यापार से जो है मुनाफा पर इनका शिफ्टिंग हो गया था। ठीक है, यहाँ से जो है सस्ते दर पर जैसे नील था, उसके बाद अफीम था, सोरा था, सूती वस्त्र है, ये सब ले जाते थे। और विभिन्न प्रकार का जो है प्रथा चला के, जैसे कि आप लोग तिनकठिया प्रणाली सुने होंगे, कोमियोटी प्रथा सुने होंगे, ठीक है, दधनी प्रथा सुने होंगे। तो ये सब से
जो है यहाँ से कच्चा माल सस्ता में ले जाना, फिर तैयार माल को जो है सस्ते में लाना है। और इसी चरण में आपको याद होगा, और फिर आगे जो है वित्तीय पूंजीवादी चरण होगा। वित्तीय पूंजीवादी चरण में जो था ना, वो संस्थागत दोहन करने लगे, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर दोहन होने लगा। इस समय जो आपको रेल का विकास हो गया था, संचार का विकास हो गया था, बैंकिंग का विकास हो गया था, उसके बाद जो है आपको बीमा कंपनी का विकास हो गया था। मतलब विभिन्न प्रकार की जो है वो कंपनियों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के जो है इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जो है ना, वो अंग्रेजों द्वारा जो है भारत से दोहन किया जाता था। तो ये जो प्रोसेस अंग्रेजों ने जो अपनाया दोस्तों, वो बहुत ही सिस्टमैटिक था, जिसके कारण जो है भारत में बहुत लंबे समय तक जो है ये गौण रहा, पता भी नहीं चल पाया कि अंग्रेज शोषण कर रहे हैं। लेकिन जब दादाभाई नौरोजी आए तो इन्होंने इस सिद्धांत को जब उजागर किया, तो धीरे धीरे जो है इनके समर्थन में भी जो है वो आवाजें उठने लगी, और भी कुछ लोगों ने दादाभाई नौरोजी का साथ दिया। जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे रमेश चंद्र दत्त ने लिखा है। इसी के बाद इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब भारत का आर्थिक इतिहास जो है रमेश चंद्र दत्त ने लिखा है। कार्ल मार्क्स ने भी इस पर टिप्पणी की है। कार्ल मार्क्स ने इस नीति को जो बोलता है, इस नीति को वो बोले हैं ब्लीडिंग प्रोसेस। क्या बोले हैं? ब्लीडिंग प्रोसेस, ठीक है, ब्लीडिंग प्रोसेस, यानी घिनौनी आर्थिक नीति जो है कार्ल मार्क्स ने भी जो है वो नाम दिया है। तो ये जो टोटल का टोटल जो ये जो अंग्रेजों की जो छल कपट की नीति थी, आर्थिक शोषण की नीति थी, इसका परिणाम हुआ कि भारत में जो है वो बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, किसान कंगाल हो गए, ऋणग्रस्तता, भुखमरी, अकाल, ठीक है, कर्ज का जाल, ऋण जाल, ये सब जो है वो भारत में जो है बढ़ने लगा था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब आगे है 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल डैश के पास जो है वो फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित। देखिए भारत में सर्वप्रथम जो है वो कपड़ा मिल की स्थापना 1818 में जो है फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता के पास जो है खोली गई थी। ठीक है, कोलकाता के पास जो है खोली गई थी। हालांकि ये उस समय जो है वो उतना ज्यादा सफल नहीं हो पाया था। जो सफल फैक्ट्री है दोस्तों वो 1854 में जो है वो बम्बई में कावाजी डावर द्वारा जो खोला गया। ठीक है, लेकिन ये पहली फैक्ट्री थी कोलकाता वाली, फोर्ट ग्लास्टर वाली। सन 1853 में डैश तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया। रेल मार्ग आप लोग जानते हैं बम्बई से कहां तक था? थाने तक जो है 34 किलोमीटर लंबा जो है रेल मार्ग 16 अप्रैल 1853। ये पहले भी हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था? बॉम्बे डेक्कन में पहली बार राजस्व बंदोबस्ती, मतलब बॉम्बे और डेक्कन के प्रदेशों में जो है वो राजस्व बंदोबस्ती जो है कब आई थी? तो इसमें देखिए, इसमें जो आपको 1920, 1720, उस समय तक कोई भू राजस्व 1280 ये नहीं है, यानी इसी के आसपास है। आपको पता है कि 1820 में मद्रास में आया और उसके बाद ही जो है आगे चल के जो है वो आपको बॉम्बे में और अन्य जगह पर हुआ। ये बॉम्बे डेक्कन कहने का मतलब है कि दक्षिणी क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? थोड़ा सा अलग हट के ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, लेकिन अगर कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है इस तरह का, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा राजा तेजचंद। राजा तेजचंद नाम है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? जूट मिल आपको पता है कि रिसरा पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। रिसरा बंगाल। ठीक है, सूती वस्त्र हो, जूट हो, ये सब ऐसे भी जो है उस समय बंगाल ही इस सब चीज में आगे रहता था। रिसरा पश्चिम बंगाल में जो है सर्वप्रथम जो है जूट मिल जो है आपको स्थापित किया गया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था डैश वर्ष में शुरू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू की गई थी? अस्थायी बंदोबस्त 1793 में, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो 1820 में। ठीक है, और महलवाड़ी 1819 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1820 में जो है सर्वप्रथम जो है वो शुरू किया था टॉमस मुनरो ने। कहां पर? तो मद्रास में। अगला क्वेश्चन देखिए कि डैश ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व संग्रहण के लिए 5 साल व्यवस्था। देखिए सर्वप्रथम जो है ना, जब बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था, तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स ने दोस्तों 1772 में एक सिस्टम शुरू किया था जिसको हम बोलते हैं 5 साल व्यवस्था। 5 साल व्यवस्था, और इसी को दोस्तों बोला जाता है इजारेदारी सिस्टम। ठीक है,
यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इजारेदारी सिस्टम 5 साल व्यवस्था सर्वप्रथम किसने स्टार्ट किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल में स्टार्ट किया था, जो बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के जो है बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में जो है कौन सी व्यवस्था लागू की? तो मैंने ये चीज बताया है कि मध्य प्रांत में, ठीक है, मध्य भाग में जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था वहां पर महालवाड़ी बंदोबस्त को दोस्तों लागू किया गया था। कौन से बंदोबस्त को लागू किया गया था? महालवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था। तो ये है। अब देखिए ये जो है आज का आपका सेशन था कि मैंने 20 क्वेश्चन ऐसे चुन के लाया जो ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ था। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश जो शोषणकारी नीति से जुड़ा हुआ था। और इसमें जो है मैंने प्रयास किया कि उससे जुड़ा हुआ जो भी फैक्ट है उसको भी जो है आपके समक्ष रखा जाए। इसमें एक चीज आपको छूट गया है दोस्तों, वो छूट गया है गृह चार्ज वाला क्वेश्चन, गृह शुल्क। उसके बारे में मैं बता देता हूं, जिसको हम बोलते हैं होम चार्ज। ठीक है, इंपीरियल प्रेफरेंस तो बता दिया था कि आयात पर जो छूट था उसको इंपीरियल प्रेफरेंस बोलते हैं। गृह शुल्क क्या होता था कि अंग्रेज लोग जो है ना भारत में जो धन का जो दोहन करते थे उसमें बहुत सारी चीजों पर केवल और केवल भारतीय धन से अपना काम चलाते थे। जैसे कि आपको कि इंग्लैंड में या लंदन में जो है लंदन में आपको इंडिया हाउस ऑफिस था दोस्तों। मतलब भारत में जितना भी शासन व्यवस्था संचालित होता था उसका जो है एक तरह से प्रशासनिक हेड या प्रशासनिक जो तंत्र था वो इंग्लैंड में बैठते थे। तो इंग्लैंड में जो भी इंडिया हाउस होता था उस पर जो खर्च होता था उसका खर्च जो है आपको गृह शुल्क कहलाता है। इसके अलावा जो है सैनिकों का व्यय, मतलब सेना पर जो भी खर्च होता था उसको भी आपको गृह शुल्क से दिया जाता था। इसके अलावा दोस्तों रेल संचार का जो शुल्क था। इसके अलावा दोस्तों पेंशन उपादान, ठीक है। इसके अलावा जो था राज्य सचिव प्लस परिषद का व्यय, मतलब ये सब नाम क्या है? ये सब मतलब इन सभी का खर्चा जो है ना वो भारतीय राजस्व से दिया जाता था, उसी को बोला जाता है होम चार्ज। मतलब अंग्रेज एक दिमाग लगा के चलते थे कि ये सब जो खर्चा होगा वो हम सीधा भारतीयों से लेंगे और इस सब में इन्वेस्ट करेंगे। और उनके पास एक रेडीमेड जवाब भी तैयार था कि ये सब तो आप ही के देश के लिए है, इसलिए ये सब जो शुल्क आपसे लिया जा रहा है, ये सब का पैसा आप में खर्चा किया जा रहा है। लेकिन ये सब बहुत बड़ा खर्च था। तो आप सोच लीजिए कि पूरा भारत का प्रशासनिक तंत्र, सैनिकों का खर्चा, रेल संचार का शुल्क, पेंशन उपादान, राज्य सचिव और उसका परिषद का खर्चा, ये सब जो है भारतीय राजस्व से ही दिया जाता था। तो इससे क्या हुआ कि भारत की जो सोने की चिड़िया थी वो कंगाल हो गई और भारत में जो है विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई। कार्ल मार्क्स ने इसको बोला है कि भारत की जो है ना वो आर्थिक नीति जो है, मतलब ब्रिटिश आर्थिक नीति भारत में जो है घिनौनी आर्थिक नीति, इसको ब्लीडिंग प्रोसेस का नाम दिया है। इसके अलावा भारत में जो बुनकर लोग थे, जैसे कि अब देखिए इसमें कुछ और भी चीजें हैं जिसके बारे में मैं बता देता हूँ। भारत में अंग्रेज ने जो है कुछ प्रथा को लाया था, जैसे कि आप लोग सुने होंगे दधनी प्रथा, ठीक है, दधनी प्रथा। इस दधनी प्रथा में क्या होता था जानते हैं? इस दधनी प्रथा में जो है वो यहाँ पर जो बुनकर होते थे, बुनकर दस्तकार, उनको अंग्रेज जो है ना लोन देता था, ऋण दे के उनको लुभाता था और फिर उनका इस तरह से उनसे काम लेता था, इतना कम मजदूरी देता था, इतना ऐसा शोषण करता था कि ये लोग इस सिस्टम से इन्होंने बुनकरों का अंत ही कर दिया। बात समझ रहे हैं? मतलब एक तरह से लोभ देके जो है जाल में फंसा के और इस बुनकर समाज और दस्तकार का पूरी तरह से एकदम सफाया कर दिया ताकि वह अपना तैयार माल को बेच सके और देसी उद्योग जो है न पनपे। ठीक है, तो इस दधनी प्रथा के कारण जो है इस पर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, आप लोग को याद होगा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो एक स्टेटमेंट देते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक एक स्टेटमेंट देते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक कहते हैं कि बुनकरों का कंकाल तंत्र भारत के मैदान को बदरंग कर रहा है। मतलब जो बुनकर हैं वो तो अब
कंकाल हो गए हैं, उनके पास तो कोई शक्ति रही नहीं। उनका जो कंकाल तंत्र भारत का जो मैदान है, भारत में कच्चे माल का जो क्षेत्र है, सूती वस्त्र का है, नील का है, वो बदरंग करा, मतलब वो शोभा नहीं देता है। इस तरह से दजनी प्रथा शोषण हुआ था। दूसरा एक और तिनकठिया प्रणाली। तिनकठिया आप लोग जानते हो, तिनकठिया प्रणाली जो है दोस्तों, वो 3/20 क्षेत्र, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील का खेती करना अनिवार्य था। और ये जो है दोस्तों कहाँ प्रसिद्ध था, आप लोग सुने होंगे, चंपारण बिहार में ही जो है ऐसी प्रथा प्रचलित थी। धीरे धीरे जो है ये और जगह भी विस्तृत हुई, जिसका अंत जो है दोस्तों गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के द्वारा किया था। और तीसरा दोस्तों एक और प्रथा था जिसका नाम था कमियोटी प्रथा। कमियोटी प्रथा, इस कमियोटी प्रथा में क्या था जानते हैं? कमियोटी प्रथा में ये था कि एक बार जो है लोन दे दिया, उसके बाद उसका पूर्वज, फिर उसका अगला पूर्वज, इस तरह से पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो अंग्रेजों की गुलामी करती थी। बात समझ रहे हैं? हो सकता है कि इसमें बहुत सारी बातें झूठी हो, मतलब ये जो प्रथा है, इस प्रथा को लागू करने के लिए मान लीजिए आप किसी को बोलता है कि तुम्हारे दादाजी के दादाजी जो है हमसे लोन लिए थे, तो इस बात का तो कोई प्रमाण रहता नहीं था, लेकिन फिर भी भारतीय मजबूर थे और जो सबसे गरीब तबके थे उनसे जबरदस्ती फ्री में जो है मजदूरी करवाई जाती थी। तो ये सारा जो भारत का उस समय का तत्कालीन जो है भू राजस्व व्यवस्था था। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो क्लास है वो सिर्फ आपको क्वेश्चन हमने नहीं बताया, बल्कि एक समझ भी विकसित करने का प्रयास किया कि जो अगर इससे जुड़ा हुआ मिलता जुलता आगे पीछे का भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको हैंडल कर ले जाइएगा। वन लाइनर पढ़ना अलग बात है, लेकिन वन लाइनर के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी जोड़ के पढ़ना एक अच्छी चीजें हैं, एक अच्छी आदत है। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं, जो हर एक क्वेश्चन को कहीं ना कहीं किसी न किसी 2, 4, 5 पॉइंट से लिंक कर लेते हैं, तब आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। तब आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपका जो ज्ञान का भंडार, आपका जो आंख कान, आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उसको ओपन करके जो है आपको ग्रहण करने की जो है वो हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं बहुत जल्दी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जो है आप लोग जो है पढ़ते रहिए। जैसा कि मैंने बोला है कि सप्ताह में कम से कम 4 से 5 क्लास आप लोग को मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। जैसे जितना समय मिलता है उस हिसाब से आपको जो है वो हम जो है आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाएंगे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इसका क्विज और PDF जो है आपको जो है टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, सब लोग जुड़ जाइए। धन्यवाद।